गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने निबंध लेखन में निबंध का जो प्रकार है, पहला वैचारिक निबंध, उसे पढ़ा है। और आज हम निबंध का दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, वो है आत्मकथा पर निबंध। ओके, अब ये जो निबंध है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि किस तरह से लिखना है, उसके महत्वपूर्ण बातें कौन सी होती है, ये मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में दे दिया है, हो गया है हमारा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निबंध लिखना एक कला है। जब किसी विषय पर हमें निबंध लिखना है ना, तो सबसे पहले उस विषय के बारे में हमारे पास कितनी जानकारी है और उस जानकारी को किस तरह से एक सूत्र में हम बांधते हैं, इस पर हमारे निबंध की पहचान होती है। इस पर हमारा निबंध किस तरह से दूसरों को आकर्षित करता है, ये आधारित होता है। ओके, तो जिस तरह कोई माली जो होता है वो अलग अलग फूलों को लेता है और एक धागे में उसे पिरोता है, ओके, उसे बांधता है, घूमता है, तो सुंदर फूलों की माला तैयार हो जाती है। और उसी प्रकार हमें भी अपने विचारों और भावों को सुंदर शब्दों में गूंथना है और आकर्षित निबंध को तैयार करना है। ओके, मैंने कहा है कि भाषा जो है स्पष्ट सरल होनी चाहिए। जितना हो सके उतना हमें क्या करना चाहिए, मुहावरेदार भाषा या सूक्ति, लोकोक्ति, या हम लोग बोलते हैं ना कोटेशन, या छोटी सी काव्य पंक्ति का उपयोग करके हम निबंध लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो चलो आज हम देखने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निबंध लेखन का जो विवरण मैंने दिया हुआ है, उसमें तुम्हें मैंने पता है कि निबंध के कितने प्रकार है, कि 5 प्रकार है। कौन से है? वैचारिक निबंध है, कल्पना प्रधान या कल्पनात्मक निबंध है, चरित्रात्मक निबंध है, वर्णनात्मक निबंध है, और आत्मकथात्मक निबंध है या आत्मकथा पर निबंध। ये निबंध के प्रकार है। तो आज हम आत्मकथा पर निबंध को पढ़ेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं हम आत्मकथा पर जो निबंध है। आत्मकथा का मतलब क्या है कि खुद के बारे में जानकारी देना अथवा स्वयं की कहानी बताना। वहाँ से तुम्हें पता ही चलता है कि आत्मकथा, आत्मा यानी कि स्वयं, खुद, कथा यानी कि कहानी, खुद के बारे में कहानी या विवरण देना, स्पष्टीकरण देना। जीवन में जो समस्याएं हैं, जीवन में जो कुछ घटना घटित हो गई है, उसके बारे में दूसरों को बताना, ये हो गई आत्मकथा। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि आत्मकथा जो है वो निबंध लिखते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या करना है, मैं इस सर्वनाम का प्रयोग करना है, क्योंकि आत्मकथा ने कि खुद बोलने वाला है, इसलिए वहां पे कौन बोलेगा? मैं। ओके, मैं नदी हूं, मैं पेड़ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सैनिक हूं, मैं किसान हूं, क्योंकि वो अपनी कहानी दूसरों को बता रहा है। तो मैं इस सर्वनाम का आना वहाँ पे अनिवार्य है, ज़रूरी है। ओके, और हमें निबंध लिखते समय कैसा लिखना है कि उसे खुद मानकर हमें अपने विचारों को प्रकट करना है। अभी नदी की आत्मकथा, तो हमें नदी खुद बनना है। नदी के बारे में तुम्हें पता है, नदी बोल नहीं सकती है, तो नदी जो है उनके भावों को हमें समझना है और हमें ऐसा समझना है कि मैं नदी हूँ और मुझे अपने विचारों को व्यक्त करना है, प्रकट करना है। ओके, तो मैं इस सर्वनाम का हमें प्रयोग करना है। देखो, जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, उनका जन्म, बचपन, बुढ़ापा आदि के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि उनका जन्म वो किस तरह से निर्माण हो गया है, उनका बचपन कैसा गुजर गया है, बुढ़ापे में अभी उसकी अवस्था कैसी है, उसके हर एक का ऐसा आएगा ऐसा नहीं, लेकिन क्या है, तुम्हें वो जिस निबंध में आता है उसके बारे में तुम्हें जानकारी देना ज़रूरी है। ओके, नव जीवन में दूसरों के लिए किए गए कार्य अथवा जीवन में आई हुई समस्या, कि कोई व्यक्ति है, अभी पेड़ की आत्मकथा, तो पेड़ किस तरह से बड़ा हो गया है, वो दूसरों को फल देता है, फूल देता है, उसका हर एक टॉप टू बॉटम यानी कि उसके सिरे से लेकर उसके रूट्स तक हर एक हिस्से का कितना उपयोग है, वो क्या देता है, या अभी उनकी समस्या कौन सी है कि उसे बेरहमी से तोड़ा जा रहा है, उसकी समस्या है, तो उनके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है, उसे बताना चाहिए। ओके, और फिर है कि आज की उसकी स्थिति कैसी है, कि आज क्या हो रहा है, उनके जीवन में परिस्थिति कैसी है,
कि वो खुश है या नाखुश है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर एक के दो पहलू होते हैं। ओके, और दो पहलू को तुम्हें अच्छी तरह से पेश करना है। तो ये हो गया हमारा आत्मकथा पर निबंध लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें। अभी देखो हम आगे मैंने कुछ उदाहरण दिए यहाँ पे। तो देखो पहला है पेड़ की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा, सिक्के की आत्मकथा और फूल की आत्मकथा। अभी देखा जाए तो पेड़, नदी, सिक्के, पुस्तक, फूल ये बातें नहीं कर सकते। ओके, तो तुम्हें क्या मानना है अभी कि मैं खुद पेड़ हूँ, पुस्तक हूँ, फूल हूँ, सिक्का हूँ और नदी है। यानी कि तुम्हें उन्हें बनना है, तुम्हें अभी तुम्हें पेड़ बनना है और मैं सर्वनाम का प्रयोग करके तुम्हें बताना है कि मैं पेड़ हूँ। अभी पेड़ की आत्मकथा, तो पेड़ जो क्या है, पेड़ का कैसे आएगा, पेड़ हमें क्या देता है तुम्हें पता है ना, कि ऐसा हो सकता है कि पेड़ देता है वायु और वायु से बढ़ाओ आयु। तो तुमने मुझे जाना होगा, या मैं देता हूँ वायु और तुम्हारी बढ़ाती हूँ आयु, शायद तुमने मुझे पहचाना होगा। हाँ, मैं कौन हूँ, पेड़ हूँ। ओके, तो इस तरह से तुम लोग लिख सकते हो। तो पेड़ की आत्मकथा वो बता रहा है कि एक छोटे से माली ने मुझे पौधा लगाया था, फिर उसने अपने बेटे के जैसा मेरा लालन पोषण किया है, मुझे अच्छी तरह से खाद्य दिया है, मेरी देखभाल की है और मेरे अनावश्यक अंगों को उसने काटा है। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। वो अपने बेटे के जैसा मुझ पर प्रेम करता था और फिर मैं बड़ा हो गया, फल देने लगा। लोग मेरे फल खाकर तृप्त होते थे, उसे देखकर मुझे बहुत आनंद होता था। बहुत सारे पंछी मेरे पेड़ पर घोंसले बनाते हैं, मैं दूसरों का लिए इतना काम आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी दुख की बात है कि लोग मुझे बेरहमी से काटते जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम मुझे काटते हो, इसका मतलब तुम अपने आप को इस समस्या को खड़े कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये समस्या क्या है कि तुम्हें उसे नहीं काटना चाहिए, ये तुम्हें बता रहा है। तो ये पेड़ की आत्मकथा हो गई। नदी की आत्मकथा कि नदी तुमसे कह रही है कि मैं नदी हूँ। अभी कौन सी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कौन सी भी नदी। अभी ये जो नदी है उसका उगम कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। तो मेरा उगम हिमालय से हुआ, हिमालय मेरे पिताजी है। और फिर रास्ते में हर एक गाँव से मैं गुजरती हूँ, वहाँ पर हरियाली निर्माण करती हूँ, लोगों को खेती के लिए मैं पानी देती हूँ। और मेरे आसपास आजू बाजू में हरियाली देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए अच्छा कार्य कर रही हूँ। जो पथिक है, राही है, जो प्यासी है, वो उसकी मैं प्यास बुझाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ देने के लिए। लेकिन उसकी भी कहानी क्या है कि आज भी लोग क्या करते हैं कि कंपनी का ऑयल जो है वो उसमें डालते हैं, और जीवन देने वाली जो नदी है वो जीवन लेने वाली नदी बन गई है, क्योंकि उसमें जो मछलियां हैं वो मर रही है इसके कारण। या जो गांव की स्त्रियां हैं वो कपड़े धोते हैं वहाँ पे, तो गंदी नदी का पानी जो है वो गंदा बना देते हैं। हाँ, तो उसकी वो समस्या है। इस प्रकार से तुम्हें वो लिखना है। पुस्तक की आत्मकथा, अभी पुस्तक देखो, ज्ञान देने का सशक्त माध्यम कौन है, किताबें है, पुस्तक है। ओके, तो पुस्तक तुम्हें कह रही है कि बाबा यहाँ पे ध्यान दो, मैं ज्ञान का भंडार हूँ, तुमने मुझे पहचाना होगा कि हाँ मैं पुस्तक हूँ। और फिर वो बता रहा है कि एक पेड़ से कागज़ बनाया है, उस कागज़ पर एक लेखक ने मुझे अच्छी तरह से लिखा। जब उसने मुझे लिखा तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या कर रहा है मेरे शरीर पर। मुझे वो चुभता था, जब वो लिखता था ना तब मुझे चुभता था। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को देखा तो मैं खुशी से झूम उठा, क्योंकि मैंने नया रूप पाया, मेरे शरीर पर लिखा हुआ था। और वो सुंदर तरीके से मुझे पता चला कि ये मैं दूसरों को देने वाला हूँ। फिर लोगों ने किस तरह से उसका उपयोग किया, मैं लोगों के काम कैसा आता हूँ, उसका अज्ञान को दूर कैसे करता हूँ, उसके बारे में लिखना है। लेकिन आजकल तुम लोग क्या करते हो, मुझे पढ़ते ही नहीं हो, तुम लोग मोबाइल पर रहते हो, और इसके लिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है, उसका दुख है वो, समझे। तो इस तरह से लिखना है। सिक्के की आत्मकथा, अभी सिक्का जो है कॉइन, कि कॉइन जो होता है वो छोटा होता है आकार से, उसका मूल्य अच्छा रहता है। वो बता रहा है कि मेरे एक
कंपनी में मेरा जन्म हो गया, मैं लोहे से बना हुआ हूँ, फिर छपाया गया मुझे भी दर्द होने लगा, मशीन में डाला गया और हमारे सिक्के जो है वो अलग अलग 10 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं, हाँ, अलग अलग बनाए हैं। हम तुम्हें काम आते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के साथ रहते हैं क्योंकि सिक्के जो है ज़्यादा गरीबों के पास ज़्यादा रहते हैं, हाँ। अमीर व्यक्ति के लिए पास तो बहुत सारे नोटों के बंडल होते हैं, है ना। तो वहाँ पे वो अपना दर्द बता रहा है कि अभी मैं लोगों का काम कैसे आ सकता हूँ, मेरा मूल्य जितना हो सके उतना ज़्यादा नहीं है, कम होता जा रहा है, हाँ, ऐसा वो बता रहा है। फूल की आत्मकथा कि फूल जो है वो अपनी तरफ अपने जो जीवन में बहुत सारे हमारे उलझने रहती है, दुख रहता है, लेकिन जब हम फूलों को देखते हैं ना तो हमारे मन में नई उमंग तैयार हो जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम फूलों को सूंघते हैं तो उसकी सुगंध हमें मंत्रमुग्ध कर देती है, मोहित कर देती है। और इसके लिए बूढ़े हो जवान हो, कोई भी व्यक्ति बगीचे में टहलने के लिए जाते हैं तो उससे वहाँ पे मन प्रसन्न हो जाता है। तो फूल बता रहा है कि मेरे एक यहाँ पर भी वैसे है कि माली ने मुझे लगाया था, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से पानी दिया रोज़, वो मुझे सींचता था, बिना भूले वो मेरे पास आता था, मुझे मेरे शरीर पर वो हाथ फेरता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि एक कलिका का जन्म हो गया, फिर उसका फूल में रूपांतर हो गया। उस फूलों को देखकर ये जो है मैं हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी उम्मीद है कि मैं किसी शहीद जो है उसके चरणों में चली जाऊँ तो मेरा जीवन का सार्थक होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी मंदिर में मैं भगवान के सामने कोई फूल चढ़ा था उसमें से मैं बनूँ ताकि मेरे जीवन का सार्थक हो जाए। या कभी ऐसा भी हो सकता है रूठी हुई हमारी जो प्रेयसी है उसे मनाने के लिए फूल का इस्तेमाल करें। या ऐसा भी हो सकता है कि माँ जो ममता की मूर्त होती है उसके जन्मदिन पर या उसे देकर मैं मदर डे जो है उसे मनाऊं। हर एक तरीके का उसका स्वप्न हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा वो फूल जो है वो तुम्हें कह रहा है। ओके, आगे देखो, किसान की आत्मकथा है, बूढ़े की आत्मकथा है, गरीब की आत्मकथा है, सैनिक की आत्मकथा और कोरोना पीड़ित की आत्मकथा। अभी यहाँ पे किसान, बूढ़ा, गरीब व्यक्ति, सैनिक, ये सब मानव है, यानी कि वो बातें कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी तुम्हें क्या बनना है, थोड़ी देर के लिए किसान बनना है, फिर सैनिक बनना है, गरीब आदमी बनना है, समाज सेवक बनना है और कोरोना पीड़ित भी बनना है। क्योंकि जब तक तुम वो रूप धारण नहीं करोगे तब तक तुम बोल नहीं सकते हो, समझे। यहाँ पे अभी देखो किसान की आत्मकथा। आजकल किसान की क्या अवस्था है, ऐसा तुम लोग अभी एक गीत के तुम्हें पता है ना, वो गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अभी देखो, शायद तुमने ये गाना सुना होगा। हाँ, तो धरती में से सोने उगलने वाला कौन है? फसलों के रूप में जो वो सोना उगलता है वो कौन है? किसान। हाँ, तुमने अच्छी तरह से पहचाना, मैं हूँ वो किसान। ओके, तो अभी वो किसान बता रहा है कि एक गांव में उसका जन्म हो गया है, उसके माता पिता उसके साथ रह रहे हैं, उसके माता पिता की बहुत सारी खेती थी, फिर उसने भी क्या किया है, खेती में अपना योगदान दे दिया है। और उसकी पत्नी कितने समय काम करते हैं, लेकिन अभी बहुत शुरू के दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी क्या हो जाता है, कभी कभी फसल अच्छी होती है, कभी कभी फसल अच्छी नहीं होती है। या हमारा जो प्रकृति है, निसर्ग जो है वो उसे धोखा देता है। कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है, कभी बरसात ही नहीं होती, इसके लिए भी फसल नहीं होती है। और उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया है तो बहुत सारे संकटों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वो बता रहे हैं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है लेकिन वो योजनाएं किसानों तक पहुंच नहीं रही है, तो वो अपना दुख दर्द बता रहा है। ओके, या उसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि एक किसान है, वो कह रहा है कि मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मैं किसान हूँ, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। ओके, तो देखो आज लॉकडाउन के जो समय चल रहा है उस समय में अन्य व्यवसाय जो है वो बंद हो गई है, लेकिन खेती का व्यवसाय जो है वो बंद नहीं हुआ है, क्योंकि खेती है, खेती में जो उगता है वही हमें मिलता है, हमारे शरीर के लिए वही बहुत महत्वपूर्ण होता है। फास्ट फूड बंद हो गए तो चलेगा, लेकिन ये जो अनाज हम खाते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो किसान जो है वो उगाते हैं, अपने पसीना बहाते हैं, खून जैसा पसीना बहाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो वो आदर के साथ कह रहा हूँ कि मुझे आज गर्व है कि मैं किसान हूँ, क्योंकि मैं
भारतवासियों का यानी कि मानव जाति का पालन पोषण करने वाला कृषक होता है, अनाज देने वाला कृषक होता है। भले उनकी परिस्थिति बहुत डाउन है, लेकिन फिर भी वो सबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं पूरे संसार का अन्नदाता हूँ, क्योंकि तुम्हें खिलाने पिलाने का कार्य मैं ही कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे पिताजी किसान थे और मैंने कृषि जो बहुत बड़ा विद्यापीठ रहता है वहाँ पे मैंने जाके ज्ञान हासिल किया है, नए तंत्र ज्ञान को अपनाया है और किस तरह से नए तंत्र ज्ञान का उपयोग करके खेती का विकास करना है उससे मैंने जाना है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये ज्ञान जो है हमारे गांव वालों को दे दिया है और आज हमारे गांव का हर एक व्यक्ति किसान जो है वो उन्नति कर रहा है, प्रगति के पथ पर है और हमारा गांव जो है वो हरियाली से भरा हुआ है। ओके, इस तरह से भी बता सकते हैं। ऑलवेज नेगेटिव बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। जैसे हमारी सोच होती है वैसे हमें लिखना है, हर एक में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ओके ना, उसके बाद है बूढ़े की आत्मकथा। अभी बूढ़ा जो है, बुढ़ापा हमें लगता है कि अभिशाप है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। आदरणीय व्यक्ति होते हैं वो हमारे लिए और उनके पास अनुभवों का बहुत सारा खजाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि बूढ़े व्यक्ति के पास बहुत सारे अनुभव होते हैं जो हमें देते हैं और फिर हमें राह दिखाते हैं, और इसलिए हमारे घर के जो दादा दादी नाना नानी जो है उनके विचारों को हमें सुनना है। अभी बूढ़े की आत्मकथा हम दो प्रकार के लिख सकते हो कि एक बूढ़ा ऐसा है कि उसके जन्म हो गया, फिर उसका उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाया, उन्होंने बहुत सारा दिन रात मेहनत की और उसे पढ़ाया, लेकिन आज उनके बेटे जो है वो शहर चले गए, वो अकेले रह रहे हैं, खेती उसका साथ नहीं दे रही है और इस तरह से वो उसका बुढ़ापा जो है वो उसके लिए अभिशाप बन गया, ऐसा हो सकता है। या दूसरे विचारों में हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो मैं बूढ़ा हूँ लेकिन आज भी मेरी शान है, घर में कोई भी निर्णय लेना है तो सबसे पहले मुझे पूछा जाता है, मुझे अपने आप पर नाज है, अपने बेटों पर नाज है कि आज मेरे बेटे जो है उनके पोता और पोती बन गए हैं, मैं बन गया, यानी कि मेरे पोता और पोती है, लेकिन फिर भी वो मुझे चाहते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं और हर एक विचारों में हम विचार विमर्श करते हैं, विनिमय करते हैं और सही रास्ता कौन सा है मैं मेरे बेटों को बताता हूँ और वो मेरा आदर करते हैं। हमारे घर में मेरी लक्ष्मी जैसी बहुएं हैं जो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी देखभाल करती है, दवाई से लेकर, यानी कि हर वक्त ऐसा नहीं कि नेगेटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है। हर एक घर में ऐसा चित्र नहीं होता है। बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं उसका आदर सम्मान किया जाता है। बूढ़े हमारे घर की शान होते हैं, इसके कारण हमारा दरवाज़ा खुला रहता है। जब हम नौकरी पर जाते हैं, स्कूल जाते हो तुम लोग, क्योंकि बूढ़े नहीं रहेंगे तो हम लॉक करके जाएंगे, हम काम पर जाते हैं। लेकिन जब हमारे दादा दादी नाना नानी रहते हैं तब हम क्या करते हैं, घर खुला रहता है। और खुला घर यानी कि हमारा खुला हृदय, खुला मन। तो वो बता रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 80 साल का नहीं हूँ बल्कि 40 साल का हूँ, क्योंकि मेरा हौसला, मेरा जो गर्व है, गुरूर है, ये सब मेरे बच्चे हैं। ओके, ऐसा वो कह सकता है। उसके बाद देखो गरीब की आत्मकथा। अभी गरीब है, लाचार है उसका जीवन, उसके माता पिता भी गरीब थे, वो भी गरीब ही है कि उसके माता पिता का कहाँ पे फिर दुर्घटना हो गई है, वो चले गए हैं और उसका पूरा जीवन जो है वो उसे गरीबी में बिताया है। बहुत सारी मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, उसके जीवन में उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, खाने के लाले पड़े हैं उसके जीवन में। और फिर वो किस तरह से जो काम पर जाता है फिर भी वहाँ पे मालिक उसे अच्छी तरह से तनख्वाह नहीं देता है और उसका जीवन में अभी अंधियारे के जैसा लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, ये मेरी कहानी है लेकिन मुझे अपने इस कहानी को बनाना है, मैं उसका परिवर्तन करूँगा, ऐसा वो हौसला भी दे रहा है। ओके, नाउ आगे का है सैनिक की आत्मकथा। अभी देश के सैनिक हमारी शान है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है, जय जवान जय किसान। अभी ये किसानों की भी इसमें लिख सकते हो और
सैनिकों के भी, क्योंकि किसान जो है वो देश के जो व्यक्ति है उसकी रक्षा करते हैं, उसे अनाज देते हैं, पाल पोस कर बड़े करते हैं, यानी कि हम उस पर अनाज खा के बड़े हो जाते हैं। तो सैनिक जो है वो हमारे सीमा, आठों प्रहर सीमा पर तैनात रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात रहते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि उन कब कहाँ से गोली चलेगी और उसे अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनका जीवन कैसा है कि सैनिक कैसा वो बना, उनका गाँव में किसी गाँव का नाम लिखना है, पिताजी का नाम, उनके पिताजी भी शायद सैनिक है, या बचपन से उसे ऐसा लगता है कि मुझे सैनिक होना, देश की रक्षा करना में मेरे रग रग में भरा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। और इसलिए वो क्या करता है, हाथ में बंदूक लेता था जब छोटा था, लेकिन वही बंदूक उसने बड़ी होकर भी ले ली है, अपने सपने को साकार किया है। कश्मीर में वो तैनात था। अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसने बहुत सारी लड़ाई जीती है, किस तरह से युद्ध हो गया, और उस युद्ध में, अभी कारगिल का युद्ध ले लो, कि उस युद्ध में उसने किस तरह से अपने जो सामने वाला दुश्मन है उसे मौत के घाट उतारा था। हाँ, उसे देखकर फौजी जो सैनिक को देखकर वो सैनिक कैसा था, बहुत ही ऐसा बोलते हैं ना कि जिसमें बहुत सारा शक्ति समाई हुई है, उसे देखकर ही सामने वाला डर जाता था। वो बता रहा है कि मैंने पर्सनैलिटी मेरी ऐसी बनाई है कि सामने वाला मुझे देखकर कांपता था। देखो, और इस तरह से तुम्हें लिखना है कि फिर भी उसके साथ कैसी दुर्घटना हो गई है, उसके टांग को गोली लगी है, छाती को गोली लगाई है, फिर भी वो वहाँ से बच गया है। लेकिन उन्होंने तुम्हें बताया है, वो बताता है कि लेकिन मुझे अपने आप पर बहुत ही गर्व है, क्योंकि मैं देश के काम आता हूँ। और हर एक, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि हर एक भारतवासियों की यही उम्मीद होनी चाहिए, यही इच्छा, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मेरे भारत देश पर कोई भी बुरी नज़र से देखे, उसके नज़र को या आंखों को हम नोच लेंगे। कोई भी देख नहीं सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं। हम अपनी भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। ऐसा वो हम बता सकते कि वो बता रहा है कि अपना कर्तव्य क्या है, हमें उसे निभाना है। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अंत का मैंने दिया यहाँ पे करुणा पीड़ित की आत्मकथा। अभी करुणा पीड़ित, ये लेटेस्ट है कि करुणा पीड़ित, हाँ, उसकी शुरुआत तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अरे रे यह क्या कर रहे हो, यहाँ मेरे पास मत आओ, कहीं यह बीमारी तुम्हें ना लग जाए। हाँ, शायद देखो ऐसा है ना, तुमने समझ लिया होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, बराबर, मैं हूँ एक करुणा पीड़ित इंसान। क्या तुम मेरी दर्द भरी कहानी सुनना पसंद करोगे? तो आओ सुनो। और वो तुम्हें बता रहा है कि वो किसी अस्पताल में काम करता था, वहाँ नौकरी पर जाना अनिवार्य था, और वहाँ से किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर उसे करुणा, ये जो बीमारियाँ हैं वो हो गई है। उसके बाद उसके जीवन में क्या हो गया कि किस तरह से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, कोई उसका रिश्तेदार उसके साथ नहीं था, फिर उसके साथ कैसे ट्रीट किया गया कि नर्स लोग आते थे और वो किस तरह से उसे देखते थे, कौन से नज़रिए से देखते थे, दूर से खाना देना, ये सब बातें वो बता रहा है कि दुख भरी बातें हैं कि ऐसा लगता था कि ये बीमारी ऐसी कैसी है कि अन्य बीमारी में हम क्या करते हैं, दूसरों का साथ देते हैं, और जब दूसरे हमारे साथ रहते तो हमारी आधी बीमारी जो है वो 9-2-11 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अकेलापन महसूस होता है, कोई छुएगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, देखेगा नहीं, हम दूसरों के नज़दीक नहीं जा सकते, बल्कि दूर से ही हम उसके साथ बातचीत करते हैं। अकेलापन महसूस होता है वहाँ पे। तो ये अकेलापन जो होता है वो इतनी साधारण बात नहीं है कि उसे हम अचर से निभाए, क्योंकि मनुष्य समाजशील प्राणी है, वो संगति में रहता है। और इसलिए वो जो 14 दिन है, उस 14 दिनों में उसके साथ क्या क्या हो गया, उसे कैसा महसूस हुआ, उसने क्या किया, ये उसका दर्द जो है कि उसे अपनी पत्नी से, माँ से, बेटे से दूर होना पड़ा है, और फिर उन्होंने जो अनुभव किया वो तुम्हें अच्छे से पता है कि उनकी मानसिक अवस्था कैसी हो जाती है, शारीरिक अवस्था कैसी होती है, तो उसने किस तरह से अनुभव किया वो तुम्हें बता रहा है। और अंत में तुम्हें ये भी बता रहा है कि देखो, तुम्हें इस बीमारी से बचना है तो तुम्हें मास्क लगाना है, बार बार हाथों को धोना है,
किसी के संपर्क में ज़्यादा आना नहीं है, जहाँ भीड़ भाड़ में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ पे जाना नहीं है, और हमेशा तुम्हारी इम्यूनिटी पावर जो है उससे बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, शक्ति जो उसे बढ़ाना है। इसके लिए अच्छे भोजन का सेवन करना चाहिए। ओके, हर वक्त व्यायाम करने की आवश्यकता है, ऐसी सलाह तुम दे रहे हो। ओके, उसकी पीड़ा भी बता रहे हो, और फिर उसने तुम्हें बताया है, वो बता रहा है दूसरों को कि तुम्हें भी ऐसा इस बीमारियों से बचना है, तो तुम्हें ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। यानी कि ये संदेश भी हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अन्य बहुत सारे ऐसे हैं, छाते की आत्मकथा है, बादल की आत्मकथा है, बूंद की आत्मकथा है, तो तुम्हें वहाँ पे बनना है और क्या करना है, मैं सर्वनाम का प्रयोग करके तुम्हें बताना है। ओके, अभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, तुम्हारे लिए मैंने एक निबंध बनाया है कि परिचारिका की आत्मकथा। अब ये परिचारिका, इसका मतलब नर्स, परिचारिका मतलब क्या है, नर्स, नर्स की आत्मकथा। ओके, अभी ये जो नर्स की आत्मकथा है, इसमें देखो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले व्रत लिया है सेवा का, मैं हूँ एक परिचारिका। ऐसा मैंने लिखा है, तुम अलग अलग तुम्हें आता है, तुम लोग लिख सकते हो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम रूपा है, मैं पेशे से एक परिचारिका हूँ। मैं जनकल्याण अस्पताल में कार्यरत हूँ। तुम्हें पता होगा कि आज हर जगह कोरोना इस बीमारी का बोलबाला है। कोरोना इस महामारियों ने सबको अपने शिकंजे में फंसा दिया है। फिर भी हम बिना डरे दिन रात रोगियों की सेवा करते हैं और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। हमारे अस्पताल में जो कोरोना के रोगी को भर्ती करते हैं, उसकी सेवा करने का मौका मुझे मिला। एक तरफ मन में बहुत डर था और दूसरी तरफ सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा था। ऐसे द्विधा परिस्थिति में मैंने और हमारे अन्य परिचारिकाओं ने अपने जान की परवाह न करके डॉक्टरों के साथ कोरोना रोगियों की देखभाल की। मुझे अंदर ही अंदर सुकून महसूस हो रहा था कि मैं जो कार्य कर रही हूँ वो बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि अन्य रोगियों और कोरोना के रोगियों में जमीन आसमान का फर्क है। अन्य रोगियों को हम नज़दीक जाके छू सकते हैं, लेकिन कोरोना रोगियों के संपर्क में आना, इसका मतलब मौत को न्योता देने जैसा है, यानी कि न्योता देना, आमंत्रित करना। मैं और मेरे अन्य परिचारिका सहेलियों ने यह संकल्प किया है कि जिस तरह संत मदर तेरेसा ने कुष्ठ रोगियों में ईश्वर का दर्शन किया और उसकी सेवा की, उसी तरह हम भी इस रोगियों की बिना डरे सेवा करेंगे। कोरोना के रोगी खांसी, बुखार, सर दर्द, गले में खराश, अस्थमा का बिगड़ जाना, थकान महसूस करना आदि समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन यह तो शारीरिक समस्या है। लेकिन जब मैं इन रोगियों की मानसिक अवस्था को देखती हूँ तो मेरा हृदय विदीर्ण होता है। सब रोगियों के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि यह बीमारी संपर्क में आने से संक्रमित होती है। लेकिन मैंने ईश्वर से धैर्य मांगा और मैंने बिना हिचकिचाए इन रोगियों की सेवा करने की ठान ली। इन रोगियों के पास उसके रिश्तेदार नहीं होते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी अस्पताल में जो कार्यरत होते हैं उन पर होती है। हमारे अस्पताल में बहुत अच्छी तरह से इनकी देखभाल की जाती है, यह अभिमान के साथ मैं कहना चाहती हूँ। मैं तो इन रोगियों के अकेलेपन को दूर करने और उसे धीरज देने का प्रयास करती हूँ।
उनकी पीड़ा कम करने के लिए उसे सकारात्मक विचार करने की सलाह देती हूँ। उसे बार बार गर्म पानी, काढ़ा और दवाइयाँ देती हूँ ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। शरीर के साथ साथ उसके मन की भी ख्याल रखती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन सारे रोगियों का जल्द से जल्द ठीक करे। रोगियों को आज तक मैं 30 साल की सेवा कर चुकी हूँ, लेकिन कोरोना रोगियों की सेवा करना जीवन की एक चुनौती बन गई है और हमने इस चुनौतियों को बड़े हौसले के साथ स्वीकार किया है। ईश्वर का वचन है कि मैं दुखी पीड़ित लोगों में निवास करता हूँ। मुझे अपने पेशे पर नाज है कि मैं मेरे सेवा कार्य द्वारा ईश्वर के समीप रहती हूँ। मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे यह शुभ अवसर दिया है कि मैं रोगियों की सेवा करूं और अपना मानव जीवन सार्थक बनाऊं, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ओके, अभी ये निबंध मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अभी किस तरह से बनाया तुम्हें पता है, तो तुम्हें भी क्या करना है, इस तरह से निबंध को बनाना है। ओके, अभी मैंने बहुत सारे निबंध के प्रकार यहाँ पे बताए हैं। कौन से भी एक अन्य निबंध का प्रकार लेके तुम लोग निबंध की बुक में उसे प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो। जैसे मैंने मुहावरों का बहुत सारा उपयोग किया, तुम्हें भी मुहावरेदार भाषा का उपयोग करना है। ओके, शायद ये जो मैंने अभी निबंध, आत्मकथा पर निबंध सिखाया है, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।